क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा धर्म को साइड में रखती है और उत्तराखंड देवभूमि है। उस दौरान जब ये डेवलपमेंट हो रही थी, लोग और जन साधारण वो धर्म को कहाँ देख रहा था? ये धर्म तो इस देश में हजारों साल से, 10,000 साल से सनातन, उसको कोई रोक नहीं सकता। और उत्तराखंड देवभूमि है, पूरे देश से नहीं विश्व से लोग आते हैं, आस्था के कारण है। बाबा केदारनाथ है, बाबा बद्रीनाथ है, हेमकुंड साहिब है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, तो पूरे विश्व से लोग आते हैं। वो देवभूमि भी है, वीर भूमि भी है। औसत हर परिवार से एक व्यक्ति सैनिक है जो सीमाओं पर देश की रक्षा करता है, अपना बलिदान देता है। कोई भी युद्ध होता है, कोई भी तरह हो, तो सबसे अधिक बलिदान उत्तराखंड से होता है। तो इस प्रकार से जनता वहाँ की राष्ट्रवादी है। वो अतिवादी ताकतों के साथ किसी कारण से थोड़े समय तक चल सकती है, लेकिन लंबे समय तक उनके साथ नहीं चल सकती, क्योंकि राष्ट्रवादी चिंतन है, ब्लड में नेशनलिज्म है। और इसका ऐतिहासिक कारण क्या मानोगे? ऐतिहासिक कारण मैंने बताया ना कि एक तो परिश्रमी है, ईमानदार है। देवभूमि मैंने बताया कि सब लोग मानते ही हैं, वहाँ हर कदम पर माँ दुर्गा का, भगवान शिव का स्थापना मिलेगी। पर इस डिबेट के अंदर वो वाला मुद्दा कहाँ आता है सर? केदारनाथ में और जितने भी हमारे धर्म और आस्था के स्थल हैं, वहाँ पर बहुत मुस्लिम आ रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन सिंह एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। मैं बहुत खुशी से आपके सामने जाहिर करना चाहता हूँ कि आज मेरे साथ हैं डॉक्टर नरेश बंसल। डॉक्टर नरेश बंसल सांसद हैं राज्यसभा में और नेशनल कोर ट्रेजरर हैं भारतीय जनता पार्टी के, विच इज़ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। मैं उनसे अभी बात ही कर रहा था सर से कि इतना लंबा उनका पब्लिक लाइफ रही है और उस जर्नी को और कैसे मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका क्या रोल है, क्या काम हो रहा है, किन किन मुद्दों पे चर्चाएं हो रही हैं, उन सारे टॉपिक्स को आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस शो सर। नमस्कार सर, शुरुआत से लेते हैं, आपकी पब्लिक लाइफ में वो जर्नी कैसे रही, कैसे शुरुआत कैसे हुई? बचपन से ही मैं 8 वर्ष की उम्र में अपने मोहल्ले के मित्रों के साथ संघ की शाखा में जाने लगा। कहाँ पे सर? देहरादून में। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट देहरादून। ऑल एक्टिविटीज। तो परिवार पहले से देहरादून ही थे? हाँ, देहरादून। मतलब दादाजी माताजी पिताजी हरियाणा से शिफ्ट होकर के देहरादून थे। अच्छा, हरियाणा। मेरा जन्म, मेरी एजुकेशन, मेरी गवर्नमेंट सर्विस, मेरी बैंक की सर्विस, पब्लिक लाइफ, एजुकेशन सब देहरादून में हुआ है। पेरेंट्स आए थे बस हरियाणा से? क्योंकि अग्रवाल समाज की काफ़ी वो अग्रोहा जैसे बात करते हैं, हिसार के पास जो है वो बहुत पॉपुलर है, क्योंकि कहते हैं अग्रवालों का गढ़ रहा था। हाँ, मैं जाता रहता हूँ जी जी, वर्ष में एक आध बार। महाराजा अग्रसेन के कहते हैं 18 पुत्र। ठीक। तो देहरादून में आपने 8 वर्ष की उम्र में संघ की शाखा में जब मैं जाता था तो कोई मेरे पास सामने कोई टारगेट नहीं था वैसा बचपन में, लेकिन मित्रों के साथ जाते थे, वहाँ खेलने के उससे जाते थे। लेकिन खेलते खेलते जो संघ के वरिष्ठ प्रचारक, वरिष्ठ नेतृत्व, उन सबके संपर्क में आने से मैं संघ का कार्यकर्ता बन गया और शाखा की जिम्मेदारी, जो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है गठनायक की, मैंने उसका निर्वहन किया। उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप जितनी जिम्मेदारी होती है, गठनायक रहा, गण शिक्षक बना, मुख्य शिक्षक बना, कार्यवाह बना, मंडल कार्यवाह बना, नगर कार्यवाह बना, बौद्धिक प्रमुख बना, जिला संपर्क प्रमुख बना, जिले का प्रचार प्रसार प्रमुख बना। संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन और संघ का काम करते करते संघ के जो अन्य कार्य चलते हैं उनमें भी, जैसे बाल कल्याण समिति शिशु मंदिरों को चलाती है, तो उसका भी मैं पहले महामंत्री फिर अध्यक्ष रहा। तो ऐसी प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में भी जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए गया तो विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, उसके काम में भूमिका, संघ का दायित्व रहते हुए उस समय मैं संघ का सहायक कार्यवाह था, उससे भी जुड़ा।
ये हम कौन से दशकों की बात कर रहे हैं सर? ये 70 के दशक की बात है, 70 के? जब मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। तो उस टाइम पे जयप्रकाश नारायण और हाँ, उस आंदोलन से मैं जुड़ा रहा, हम्म, उस आंदोलन से जुड़ा रहा। उस आंदोलन के कारण इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी में मैं अपनी टीम में ऐसा कार्य करता था जिसकी 19 वर्ष की उम्र में सरकारी नौकरी लग गई थी। अच्छा, तो मैं इमरजेंसी में 20 साल का था, लेकिन मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में सरकारी सेवा में था, क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ। मेरी पढ़ाई भी जो उस प्रकार से हुई है, हमने भाई बहनों ने लिफाफे बनाए, ट्यूशन की, ट्यूशन पढ़ाई, रक्षाबंधन पर राखी बेची, होली पर गुलाल पिचकारी बेची, दीपावली पर आतिशबाजी बेची। तो इस प्रकार के सब काम करके अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल के संघ के कार्यकर्ता के रूप में सब वो किया। तो उस समय में जब इमरजेंसी लगी तो मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करता था। और मुझे आज भी सिहरन होती है उसको याद करके, उस एपिसोड को, कि मैं अंडरग्राउंड मूवमेंट में था, पूरे उत्साह के साथ था। और जब अन्य लोग लंच पर जाते थे तो मैं दरवाज़ा बंद करके वहीं के टाइपराइटर पर, वहीं के स्टेंसिल पर अंडरग्राउंड मूवमेंट का लिटरेचर का स्टेंसिल काटता था। मुझे टाइप आती थी, हिंदी अंग्रेजी दोनों, क्योंकि उस ज़माने में प्रिंटिंग नहीं थी। साइक्लो स्टाइल भी हम हाथ से करते थे और स्टेंसिल काटना पड़ता था उसके लिए। फिर वो सारा साइक्लो स्टाइल करके जगह जगह सब जाता था। सारा साहित्य पूरे पहाड़ में उधर सब भेजने की जिम्मेदारी मेरे पास थी अंडरग्राउंड मूवमेंट में। तो टीम के साथ वो सब करते थे। कौन और प्रमुख लोग कौन थे सर जो लिटरेचर वगैरह बनाया करते थे कि क्या छपेगा? और वो सब थे। वो उस समय का जो मूवमेंट था ना, उस समय कौन लिटरेचर बनाना है ये मुझे नहीं मालूम। मेरे पास लिटरेचर की कॉपी आ गई, मेरा काम स्टेंसिल काट कर पहुंचा देना। लेकिन हम 15-20 लोगों की टीम थी। आज भी उस टीम के लोग हैं और एक्टिव हैं आज भी सब। उन सबका 50-60 साल हो गए। विभिन्न क्षेत्रों में हमारे प्रदेश के विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के अध्यक्ष हैं रविदेव आनंद, बजरंग दल के भी रहे वो उस समय हमारी टीम के लीडर थे, मतलब हम में सब में वरिष्ठ थे वो। हरीश काम्बोज, बाद में वो जेल भी गए, 19 महीने रहे, बाद में उनकी स्टेट बैंक में नौकरी लगी। नीरज मित्तल, वो जेल भी गए, 19 महीने रहे, उनकी भी स्टेट बैंक में नौकरी लगी। तो सब टैलेंटेड लोग, सबको जॉब मिले। तो मुझे भी फरवरी 77 में सब तक ओपन हो गया, सबको पता लग गया। पहले तो लोगों को पता ही नहीं लगता था कहाँ से आ रहा है लिटरेचर, क्योंकि मैं जहाँ बाकी जगह भेजता था वहाँ भी हर ऑफिस की टेबल पर 10 बजे से पहले वो पहुँच जाता था। जब बाद में पता लग गया, पता चली जाता है, तो मुझे एक लेटर मिला कि आपका संबंध आरएसएस से है, क्यों ना आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए। इन बिटवीन ऐसा हुआ कि मैंने बैंक का एग्जाम दिया, तो मेरी बैंक में कॉल आ गई, नौकरी लग गई, तो मैंने अपने आप ही रिजाइन कर दिया। सर्कमस्टांसेस जैसे बन जाते हैं ना, तो मेरी यूको बैंक में नौकरी लग गई। अब जब मैं यूको बैंक की नौकरी में आया तो संघ का काम करते करते मैं भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स की मैंने यूनियन का मैं स्टेट सेक्रेटरी रहा। भारतीय मजदूर संघ का मैं महानगर का महामंत्री रहा, जिले का महामंत्री रहा और प्रदेश की कार्यकारिणी का सदस्य रहा। यूको बैंक की जो एनओबीडब्ल्यू की यूनियन थी उसका मैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहा, कार्यकारिणी का सदस्य रहा उसकी। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते गए। जिस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन चला तो बैंक में रहते रहते मैं हिंदू जागरण मंच का अध्यक्ष रहा, और जो रामशिला पूजन का काम चला तो संघ की ओर से मैं उसका देहरादून महानगर का संयोजक रहा। अच्छा, पर सर ये जो 1970s में आप बता रहे हैं, आप अपनी लेट टीन्स में रहे होंगे। हाँ, 20s में। तो उस टाइम तक, जैसे मैं आजकल के यंग ऑडियंस के लिए भी मैं ये प्रश्न है कि बड़ा लेट होता है लोगों को रियलाइज़ होता है कि उन्हें किस कॉज के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर करना है। किसी को जल्दी पता चलता है, किसी को नहीं पता है। पर पुराने जितने भी लोग हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, स्वयं सेवक रहे हुए हैं, उन सब के साथ ये खास बात है कि
किसी ना किसी तरीके से, जैसे आपके केस के अंदर भी, कि आपको शायद बहुत जल्दी ये समझ आ गया था कि आपने इस विचारधारा के साथ जुड़े रहना है और इसी के अंदर अपना काम करना है, वो प्रेरणा कहाँ से आई थी? वो बहुत सारे जो संघ के प्रचारकों का दैनिक जीवन था, उससे प्रेरणा मिली। और विशेष रूप से संघ के बहुत वरिष्ठ प्रचारक, जिनको दीनदयाल जी ने, पंडित दीनदयाल जी ने उनको संशोधक बनाया था, डॉक्टर नित्यानंद जी, वो एक ज्योग्राफर थे। डिग्री कॉलेज में ज्योग्राफी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। माँ बाप के इकलौते बेटे थे, पर उन्होंने विवाह नहीं किया, संघ के प्रचारक रहे। केवल माँ बाप थे, बूढ़े उनके जीवन यापन के लिए उन्होंने प्रोफेसर रहे वो। और उनका एक जीवन अपने आप में इतना त्यागमय जीवन था। कभी उन्होंने ट्यूशन नहीं किया, कभी उन्होंने प्रिंसिपलशिप की ओर नहीं गए, यहाँ तक कि उनके अंडर में जो आईए वो करते थे पीएचडी, वो भी बड़े कठोरता से साथ उनकी पीएचडी होती थी। वो भी जेल में रहे, इमरजेंसी में, और इमरजेंसी में जेल में ही उन्होंने वाइवा उनके लिए जो पीएचडी कर रहे थे। तो बड़े कठोर और संयमी उनके जीवन का मेरे जीवन पर बड़ा प्रभाव रहा, और भी लोगों का रहा। संघ के जितने वरिष्ठ प्रचारक थे, सभी के प्रति श्रद्धा भाव रहा, सबका जीवन त्याग में था, और उनका विशेष रूप से रहा। जिसके कारण से, बीच में बात आ गई तो बताता हूं, मैंने 24 साल बैंक की नौकरी की, और संघ के जितनी बैठ के जितने कैंप किए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सब मैंने बैंक की नौकरी करते हुए रही, छुट्टी लेकर के। 24 साल की नौकरी में मैंने एक भी एलएफसी अवेल नहीं किया। लीव फेयर कंसेशन जो हमको मिलता था, पहले 1200 किलोमीटर का किराया विराया सब बैंक देता था, फर्स्ट क्लास का, पूरी फैमिली का। फिर 2000 किलोमीटर हुआ, मैंने एक भी अवेल नहीं किया, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन भी ऐसी नहीं थी और छुट्टियां भी नहीं बचती थी। मैंने 24 साल की नौकरी के बाद बैंक से बीआरएस लिया। तब तक मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में था, लेकिन चुनावों के समय संघ के एक राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का हम पॉलिटिकल फील्ड में निर्वहन करते थे। वो करते करते सारी मित्र मंडली का निर्णय हुआ कि भाई आपको पॉलिटिकल फील्ड में जाना चाहिए। अनेक चुनावों में नाम आता था, लेकिन मैंने 2001 में बैंक से जब बीआरएस आया तो अपने मित्रों से बातचीत की कि भाई अगर मुझे राजनीति में जाना है तो बैंक में रहते हुए तो जा नहीं सकता, तो मैं बीआरएस लेता हूँ, और नहीं तो इस चैप्टर को क्लोज किया जाए, फिर मेरे नाम कहीं ना उछाला जाए। सबकी राय बनी, ठीक है अगर आप साहस करते हो। तो मैंने साहस किया, बीआरएस लिया, और 2001 में बीआरएस लिया, तभी मैंने बीजेपी ज्वाइन की। वैसे मैं बीजेपी का प्राइमरी मेंबर तो 80 के दशक में बन गया था, जब पार्टी बनी थी। हाँ, उसी में बन गया था। उससे पहले जनसंघ के उसमें भी काम किया। अच्छा। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मैं 2001 में आया, और आने के बाद मुझे प्रदेश का सहकारिता प्रकोष्ठ का, मैं कोऑपरेटिव सेल का महामंत्री रहा, प्रदेश कार्यकारिणी में रहा। 2002 में, अब उस चैप्टर को मैं नहीं चाहता खोलना, मेरा नाम कंसीडर हुआ विधायक के लिए, किन्हीं कारणों से नहीं हुआ, पर मुझे 2002 में प्रदेश महामंत्री संगठन का दायित्व मिला। बहुत मुख्य दायित्व होता है। मुख्य होता है, सामान्यतः वो संघ का वही हमारा प्रचारक ही रहता है। तो एक आध लोग ही पूरे देश भर में गृहस्थ होते हैं, मैं गृहस्थ था। बहुत रेयर है सर गृहस्थ प्रचारक होना। तो मुझे वो दायित्व मिला। उस दायित्व का मैंने 7 साल तक निर्वहन किया, लेकिन मेरी पत्नी का बड़ा सहयोग रहा। अगर वो सहयोग नहीं करती तो मैं ये नहीं कर पाता। हालांकि जब मैंने बीआरएस लिया तो परिवार में बहुत नाराजगी थी, माताजी, पिताजी, क्योंकि मैंने बताया मैं लोअर मिडिल क्लास से हूँ। मेरी 2 बहनों की शादी भी
वो तो पहले हो गई थी उनकी शादी, तो मैंने उसमें सहयोग किया जो करना था। तो घर में नाराजगी बहुत थी। महामंत्री संगठन बनने के बाद मैंने कोई मानधन नहीं लिया संगठन से, कोई पीए नहीं रखा, घर में कोई नौकर रखने की मेरी स्थिति नहीं थी। तो मैं जो सहयोग बता रहा हूं पत्नी का और बच्चों का, वो इस रूप में है कि जब मैं महामंत्री संगठन था तो मेरे पास 50 से सैकड़ों लोग मिलने के लिए घर पर भी आते थे। लेकिन जो दूर दूर से आ रहा है घर पर, वो मानवता का कर्तव्य है कि चाय के समय चाय, भोजन के समय भोजन, उसकी चिंता की जाए। संघ का संस्कार भी है, संस्कार है। तो उसके नाते मेरी पत्नी के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। उसने सबकी सेवा की, सबके झूठे बर्तन धोए। कभी उसने ये नहीं कहा कि मैं इतना कैसे करूं, 50 लोगों को चाय कैसे बना के पिलाऊं, कोई नौकर रखो, कुछ रखो। तो उसके सहयोग के कारण मैं अपने सारे दायित्व पूरे कर पाया। फिर 2009 में, वैसे 2009 से जाने से पहले मैं, क्योंकि जब आपने राजनीति ज्वाइन की तब उत्तराखंड नया राज्य बना था, उससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य था। तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर और जो एक खंड है जो उत्तराखंड बाद में बना, उसमें भारतीय जनता पार्टी और संघ का राइज कैसे हो रहा था? जैसे आपने एक दौर बताया ना कि संघ के कई सारे स्वयंसेवक थे, वो अपनी अपनी भूमिकाओं में अलग अलग जगह काम कर रहे थे, पर क्या एक लेवल की एक्सेप्टेंस समाज के अंदर आ रही थी संघ की विचारधारा को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर? क्योंकि हाँ, आपने बढ़ते हुए देखा है उस दौर के अंदर, क्योंकि आज जो 18 साल का व्यक्ति होगा या लड़का लड़की होंगे, वो तो यही सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही हमेशा से ही इस उफान पर रही नहीं होगी। नहीं, पर आप उस दौर में काम कर रहे हैं पार्टी के अंदर और संघ के अंदर, जिसके अंदर जैसे अंडरग्राउंड मूवमेंट बोला इमरजेंसी के टाइम पे, उस मैं उससे पहले का बताता हूँ। उससे पहले के चुनाव में जनसंघ के लोग जब चुनाव लड़ते थे, हालांकि हम बच्चे होते थे तो प्रचार में निकलते थे, लेकिन उस समय चुनाव लड़ते थे वोट बढ़ाने के लिए, जीतने के लिए नहीं लड़ पाते थे। लेकिन कमिटमेंट इतना था सबका कि आखिरी टाइम तक बस्तों की गिनती पर बैठे रहते थे। पता था कि हारेंगे, एक कमिटमेंट था, और उसी पे खुश होते थे कि हमारे वोट इतने बढ़ गए। तो वो बस्तर वाली जो परंपरा है जो भारतीय जनता पार्टी आज भी, क्योंकि पार्टी की एक खासियत यही है कि इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है, बूथ मैनेजमेंट उसी में से, वहीं से है ये, इसीलिए हम कहते हैं बूथ जीता चुनाव जीता। तो उसमें से बढ़ते हुए श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद शिला पूजन हुए, सब हुए, उससे भी विस्तार हुआ। देहरादून लेकिन संघ का एक अच्छा विस्तार पहले से था। पॉलिटिकल उतना वोट नहीं मिलता था, लेकिन संघ का विस्तार, शिशु मंदिरों का विस्तार, शिशु मंदिर मैं समझता हूँ उत्तराखंड में करीब 700 शिशु मंदिर है, 700, और उन रेपुटेशन इतनी है शिशु मंदिरों की आज भी कि जितने उत्तराखंड बोर्ड के जब रिजल्ट आते हैं 10वीं 12वीं के, तो मोर देन 50% फर्स्ट क्लास फर्स्ट शिशु मंदिर के बच्चे होते हैं। तो ये जो पढ़ाई और कमिटमेंट है, इसके कारण से ब्लॉक लेवल तक जब शिशु मंदिर खुल गए और उनके आचार्यों की, प्रधानाचार्यों की कमिटमेंट, कम वेतन में भी खुश रह करके संस्कार युक्त शिक्षा देना, ये बहुत बड़ा काम है। इससे समाज के अंदर संघ की प्रतिष्ठा बढ़ी। फिर कभी भी कभी किसी प्रकार के सामाजिक, कभी भूकंप आया, कभी कुछ आया, उसमें काम, जैसे 91 का भूकंप आया उत्तरकाशी का, उसके बाद भी आए, चमोली का भूकंप आया और आए उसमें भी। तो 91 के भूकंप में डॉक्टर नित्यानंद जी के मार्गदर्शन में उत्तरांचल देवी आपदा पीड़ित सहायता समिति बनी। मैं उसका संस्थापक महामंत्री रहा, जनरल सेक्रेटरी, और 20 साल तक रहा। उसका पुनर्वास का काम, गांव में मकान बनवाना, उनके उससे सहयोग से, गांव वालों के, उनके जो उदासीनता थी उसको दूर करना, बहुउद्देश्य प्रकल्प चलाना, लोग जिससे उदासी से निकल करके कामकाज में आगे बढ़े। तो उसमें भी मैंने बैंक से छुट्टी लेकर काम किया। लगभग 6 महीने मैंने उसमें पूर्णकालिक के रूप में लगाए, जिसमें से 2 महीने मुझे, ये भी देश के अंदर पहला उदाहरण होगा कि 2 महीने की छुट्टी मुझे बैंक ने मेरी छुट्टियों में से न काट के स्पेशल लीव दी विद पे, इस काम में लगे होने के कारण।
तो इस प्रकार ये संघ की सब शिक्षण है, आपने उसी दौर के बाद संघ का ही संस्कार है। उसी दौर की बात की सर, उसी दौर के अंदर राम रथ यात्रा मूवमेंट चल रहा था, तो श्री राम रथ यात्रा मूवमेंट में देहरादून या उत्तराखंड के अंदर कैसा माहौल था? रामशिला पूजन जबरदस्त हुआ, गांव गांव में लोग 20-20 किलोमीटर सिर पर शिला रख करके लेकर के आए। मैंने वो दृश्य देखा है, जबरदस्त वो था। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आज जैसे हम महाकुंभ के और उसके बाद जब चुनाव हुए थे तो उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, उसमें उत्तराखंड में भी 22 में से उस समय 22 सीटें होती थी उत्तराखंड की, 19 सीटें बीजेपी जीती थी। उसके बाद का चुनाव हुआ, 17 सीटें जीती थी बीजेपी। ये तो उत्तराखंड बनने के बाद, हालांकि राज्य हमने बनाया, विपरीत परिस्थितियों में बनाया अटल जी ने, लेकिन हम चुनाव हार गए 2002 का। चुनाव हारने के बाद मुझे महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी मिली। तो क्या लगता है आपको उस दौर में वो हार का कारण क्या बना होगा? तो हार के बहुत सारे कारण रहते हैं, उसकी चर्चा में जाने का कोई लाभ नहीं है। उस समय का वो हो गया, उसके बाद संगठन फिर से ठीक से खड़ा हुआ, संगठन का काम हुआ, नेतृत्व ने काम किया, और 2007 में हम फिर से सत्ता में आ गए। उत्तराखंड की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? क्या जैसे कहते हैं अल्मोड़ा हो गया, ये गढ़वाल क्षेत्र हो गया, या देहरादून हो गया, श्रीनगर की भी एक बात चलती है कि श्रीनगर को भी कैपिटल बनाना चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। उस मूवमेंट को कैसे आप याद करते हैं, उत्तराखंड की स्टेट हुड के मूवमेंट को? देखो, उस समय एक उत्तराखंड में जब ये देखा गया कि उत्तराखंड अलग तो बनना ही चाहिए, ये पहले से संघ का चिंतन था। और शायद मैं अगर याद कर रहा हूँ तो 1986 में एक अल्मोड़ा में बैठक हुई संघ की, डॉक्टर नित्यानंद जी का ही चिंतन था। उन्होंने ये उस बैठक में कहा कि पृथक उत्तराखंड बनना चाहिए, क्योंकि सीमांत राज्य है, नहीं तो ऐसे लोगों के हाथ में चला जाएगा जो देश विरोधी ताकतें। क्योंकि हमने वहाँ वो भी नारे सुने हैं, दिल्ली दूर पेकिंग पास, उत्तरकाशी लाल घाटी होती थी, कम्युनिस्टों का जोड़ होता था, टिहरी उत्तरकाशी। अच्छा। उस जमाने में वहाँ से विधायक रहे कम्युनिस्टों के। तो उत्तरकाशी और उस क्षेत्र में जब हमने वहाँ क्षेत्र में भूकंप के बाद वहाँ जो काम किया, डॉक्टर नित्यानंद जी के नेतृत्व में उन्होंने उसको वहाँ केंद्र बनाकर काम किया, उससे जो संघ के बारे में परसेप्शन लोगों का बदला। आज वहाँ के हमारे जो हमारा हॉस्टल है, 2-3 हॉस्टल उस क्षेत्र में चलते हैं, विद्यालय चलते हैं, वहाँ के पढ़े हुए बालक अच्छे अच्छे स्थानों पर पहुँच गए। तो उसके कारण से संघ का तो व्याप बहुत बड़ा है। वापस आते सर आपकी भारतीय जनता पार्टी में जर्नी, तो आप संगठन मंत्री बन गए उत्तराखंड में, और दोबारा से संगठन को बढ़ाया गया, भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन बनाया गया ताकि चुनाव अच्छे से। संगठन पहले से था, सबने मिलकर के प्रयास किया, संगठन आगे बढ़ा, 2007 में सत्ता में आ गए। तो उस टाइम पर आप क्या, आपकी पर्सनल जर्नी क्या रही उस टाइम पे? मेरी पर्सनल जर्नी तो, जब तक मैं संगठन मंत्री हूँ मेरा कोई और काम नहीं है सिवाय संगठन को चिंता करने के, संगठन को बढ़ाने के, नई लीडरशिप खड़ी करने के। बहुत सारे उस समय के लोग जो आगे निकल कर आज विधायक हैं, आज मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं। तो आपने उस दौर के अंदर, जैसे संगठन मंत्री का जो काम होता है वो पीछे पर्दे के पीछे रह के पार्टी को सुदृढ़ करने का काम होता है, उस दौर के अंदर एक्टिव पॉलिटिक्स में आना, जिसके अंदर आप एज लीडर इवॉल्व हो, क्या उस तरह का भी एक थॉट आया था, या उसका आपने निर्णय पार्टी पे छोड़ दिया था? पार्टी पर ही निर्णय था, पार्टी ने समय समय पर विचार किया, और पार्टी ने ही मुझे विचार करके 2009 में जब हमारी सरकार थी, हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन बनाया, सरकार का अनुभव देने के लिए बनाया, और मैं 12 तक रहा। 12 में फिर सरकार चली गई, तो फिर मैं फिर मुझे स्टेट का जनरल सेक्रेटरी का काम दिया गया। नॉट संगठन मंत्री नहीं, संगठन मंत्री, महामंत्री का। फिर मैं 7 साल महामंत्री रहा, 2012 से 2019 तक, और फिर हमारी 17 में सरकार आई। 14 में हमने पांचों सीटें लोकसभा की जीती, 17 में हमारी सरकार बनी। फिर 2018 से 2020 तक 20 पॉइंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का मैं वाइस चेयरमैन रहा, कैबिनेट रैंक के साथ सरकार में। फिर सरकार में काम करने का मौका मिला 2.5-3 वर्ष। सर, फॉर द यंग ऑडियंस, फॉर माय एजुकेशन एज वेल, उत्तराखंड के अंदर पॉलिटिकल बेल्ट्स आप किन को देखते हैं? जैसे जोग्राफिकल तो बोला जाता है, गढ़वाल क्षेत्र एक, अल्मोड़ा क्षेत्र है, क्या पॉलिटिकल बेल्ट्स भी बन रही हैं जिसके अंदर, जैसे आपने टिहरी के अंदर बताया, कम्युनिस्टों का अच्छा खासा गढ़ बन रहा था जिसमें सेंध करी,
भारतीय जनता पार्टी ने। क्या इस तरह से पॉलिटिकल रूपरेखा कैसी है उत्तराखंड की? नहीं, पहले ऐसा था कि उत्तराखंड का आंदोलन भी अतिवादी हाथों के हाथ में चला गया था, लेकिन बीजेपी के उसमें आने के बाद जब पालमपुर में बीजेपी ने प्रस्ताव पारित किया, उसके बाद बीजेपी ने अपनी सक्रियता आंदोलन में बढ़ाई, तो लोगों का विश्वास बीजेपी के साथ हुआ और जो अतिवादी ताकतें उसका नेतृत्व कर रही थी उनको चुनाव में लोगों ने नकार दिया। और आज तो इतना नकार दिया कि उनकी कोई सीट नहीं है, एक भी सीट नहीं है। पर उस दौर के अंदर, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा धर्म को साइड में रखती है और उत्तराखंड देवभूमि है, उस दौरान जब ये डेवलपमेंट हो रही थी, लोग और जन साधारण वो धर्म को कहाँ देख रहा था? ये धर्म तो इस देश में हजारों साल से है, 10,000 साल से सनातन, उसको कोई रोक नहीं सकता। और उत्तराखंड देवभूमि है, पूरे देश से नहीं विश्व से लोग आते हैं, आस्था के कारण है। बाबा केदारनाथ है, बाबा बद्रीनाथ है, हेमकुंड साहिब है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, तो पूरे विश्व से लोग आते हैं। वो देवभूमि भी है, वीर भूमि भी है। औसत हर परिवार से एक व्यक्ति सैनिक है जो सीमाओं पर देश की रक्षा करता है, अपना बलिदान देता है। कोई भी युद्ध होता है, कोई भी तरह हो, तो सबसे अधिक बलिदान उत्तराखंड से होता है। तो इस प्रकार से जनता वहाँ की राष्ट्रवादी है। वो अतिवादी ताकतों के साथ किसी कारण से थोड़े समय तक चल सकती है, लेकिन लंबे समय तक उनके साथ नहीं चल सकती, क्योंकि राष्ट्रवादी चिंतन है, ब्लड में नेशनलिज्म है। और इसका ऐतिहासिक कारण क्या मानोगे आप? ऐतिहासिक कारण मैंने बताया ना कि एक तो परिश्रमी है, ईमानदार है। देवभूमि मैंने बताया कि सब लोग मानते ही हैं, वहाँ हर कदम पर माँ दुर्गा का, भगवान शिव का स्थापना मिलेगी। पर इस डिबेट के अंदर वो वाला मुद्दा कहाँ आता है सर? केदारनाथ में और जितने भी हमारे धर्म और आस्था के स्थल हैं, वहाँ पर बहुत मुस्लिम आ रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं और बड़ा एक डिबेट चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले वो सोशल डेमोग्राफी बदली है, डेमोग्राफी बदली है, चिंता का कारण भी है, और उस पर सरकार भी काम कर रही है। अभी यूसीसी हम लेकर के आए वहाँ पर उत्तराखंड में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया। 800 के लगभग हमने अवैध जो अतिक्रमण करके मजारे बनाई थी उनको हटाया। ये हुआ कौन से फेज के अंदर सर, इतना ये स्पॉट होगा? कांग्रेस की हमेशा तुष्टीकरण की नीति रही है, उस नीति के अंतर्गत पूरे देश में आक्रमण हुआ है। आज वक्फ का संशोधन विधेयक उसी का परिणाम है। आज सेना के और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है। कहाँ से आ गई? गांव के गांव को कह देते ये वक्फ का है, रात को सोए सपने में आया, सवेरे बोल दिया ये तो वक्फ की जमीन है। ऐसा एक्ट कांग्रेस ने पास किया जिसकी अपील नहीं, दलील नहीं। अब उसमें संशोधन कर रहे हैं तो फिर अपीजमेंट के लिए लोगों को विरोध के लिए उकसा रहे हैं, जबकि किसी की भी वैधानिक जमीन नहीं खरीदी जा रही है उसमें। केवल जो अतिक्रमण है, जिसके कागज नहीं है, जिसका कोई म्यूटेशन नहीं हुआ, खाली आपने कह दिया ये वक्फ की है, तो साबित तो करना पड़ेगा ना वक्फ की है। हर एक आदमी को साबित करना पड़ता है कि ये मेरा टाइटल है। तो आप ये कह रहे हैं 2000 से पहले भी ये फेज चल रहा था जिसके अंदर अलग अलग जगह मजारे बन मैंने 2008 में एक स्टडी की थी जब मैं संगठन मंत्री था जी, 7-8 में, तो उस समय मुझे लगा डेमोग्राफी में एक चेंज हो रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं, मुझे लगता है उसको इस तरह से डिस्कस करना भी ठीक नहीं है, लेकिन पर्सनल डिस्कशन में मैं आपको बहुत सारे कारण बता सकता हूँ और उसका क्या नुकसान हो रहा है ये भी बता सकता हूँ। सर वैसे मैं एक बार फिर पोक कर सकता हूँ, मतलब आप बताएं, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो एसेंशियली वही लोग हैं जो संघ की विचारधारा से जुड़े। नहीं, ये उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा जो युवा समाज रहा उसको ये घुट्टी पिलाई गई शुरू से, तुमको पढ़ना है, नौकरी के लिए करना है। उसने अपने परंपरागत काम छोड़ दिए। बढ़ई के बेटे ने बढ़ई का काम छोड़ दिया, लोहार के बेटे ने लोहार का काम छोड़ दिया, नाई के बेटे ने नाई का काम छोड़ दिया, धोबी के बेटे ने धोबी का काम छोड़ दिया, फल बेचने वाले ने फल बेचने का काम बंद कर दिया, सब्जी का काम बंद कर दिया, दूध बेचने वाले ने कहा कि मेरा लड़का हो तो पढ़ के नौकरी करेगा, दूसरी जगह जाएगा, बंद कर दिया। ये सारे बिजनेस पर मुस्लिम ने कब्जा कर लिया। आज पहाड़ में ये सारे काम, आप बढ़ई ढूंढोगे तो आपको हिंदू नहीं मिलेगा, आप नाई ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, दर्जी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, मिस्त्री लेना, मकान बनाना है तो आपकी मजबूरी है। और जब ये सारे काम स्थानीय है और वो रहेगा तो वो वहां घर बना के रहेगा, कैसे रोक दोगे? तो हिंदू समाज को भी चिंतन करना पड़ेगा
कि वो इस तरह से बिजनेस पर ना, और अब तो और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कभी आप खुलकर चिंतन करेंगे तो अब तो ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं जो बहुत चिंताजनक हैं। और उसके कारण ये भी हुआ, गांव-गांव में युवक चला गया नौकरी सर्विस में, बाहर सेना में चला गया। हमारी महिलाएं हैं वहाँ, अब मनियारी का काम करने के लिए और काम करने के लिए नाई के रूप में उनकी दुकानें लेकर के जगह जगह ये घटनाएं आ रही हैं। वहाँ की महिलाओं को, लड़कियों को भगाने का काम हो रहा है। और ये रीसेंट डेवलपमेंट है, आप पिछले नहीं, ये 10 पहले से चल रहा है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये 20-25 साल से चल रहा है, उससे पहले भी होगा थोड़ा बहुत। और ये संघ के चिंतन में रिपीटेड उठा है। चिंतन में भी, और जितना हम उसको कर सकते हैं समाज को जागरूक, वो करते हैं। तो ये संघ का एक वो यूजुअली रहता भी है ना कि अगर फोर्सफुली कभी धर्म परिवर्तन किया हो या किसी लड़की का विवाह हो गया किसी और धर्म के अंदर, आप ये देख रहे हो ना, इतनी घटनाएं होती हैं, लड़की को भगा के ले जाते हैं, पता लगता है 2 साल बाद पता लगता है कि उसका मर्डर हो गया, जब नहीं बन पाती बात। तो ऐसी घटनाएं होती हैं। नाम बदल करके होता है, नाम बदल के। कलावा बांध करके होता है, यानी वो भी जानते हैं कि अगर मुस्लिम नाम बताया तो नहीं करेगा कोई। तो इसका मतलब उनका दिमाग में पहले से रहता है तो शायद ये भी करना है। तो शायद ये भी उसी स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा है कि अगर हिंदू देश को मुस्लिम देश बहुत सारी स्ट्रेटेजी है उसमें, बहुत सारी फॉरेन फंडिंग है, वहाँ से आता है। आज तो लोग मुझे बताते हैं जगह जगह, मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉरेन फंडिंग इतनी हो रही है बिजनेस पर कब्जा करने के लिए। उस फॉरेन फंडिंग के पैसे से महंगी महंगी दुकानें बाजार में खरीदी जा रही हैं, घर महंगे महंगे खरीदे जा रहे हैं। लोकेलिटी में जब एक घर बिक जाता है, महंगा वो ले लेते हैं, तो उसके बाद सारे लोगों को सस्ते घर बेच के जाना पड़ता है, ऐसा माहौल हो जाता है। तो शुरुआत हुई थी छोटे व्यवसाय से या छोटे कामों से, अब यहाँ तक आ गया, अब यहाँ पर आ गया। बाजार में बड़ी बड़ी करोड़ों की दुकानें आज खरीद जा रहे हैं। उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो फॉरेन फंडिंग का भी हाथ है। तो जैसे बाजार पर भी पहले कहीं एक दुकान नहीं होती थी, आज 5, 7, 10 दुकानें हो रही है। और मैं अभी रामनगर गया था, वहाँ मुझे लोगों ने कहा उनका पड़ोसी परेशान है, वो सस्ती दुकान बेच के जाने को तैयार है। तो ऐसी चीजें आती हैं। तो इसमें फ्यूचर क्या लगता है सर, आगे भविष्य के अंदर इसका रेजोल्यूशन क्या निकलेगा? रेजोल्यूशन तो ये निकला, देखो सबसे बढ़िया क्यों, तो सबको चिंतनशील लोगों को सोचना पड़ेगा। जनसंख्या, उनके लिए जनसंख्या बढ़ाना धार्मिक काम है। हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए जनसंख्या घटाना स्टेटस सिंबल हो गया। तो हम हमारे परिवार कहाँ, हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, वो भी नहीं है। वो भी हम उच्च शिक्षा देकर के विदेश भेज रहे हैं। माँ बाप फ्लैट में ही मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता 8-8 महीने तक, लड़का तो विदेश में है। तो हमको बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। सॉल्यूशंस वही है ना, समाज के अंदर जागरूकता, अवेयरनेस। हम इस मानसिकता से बाहर आए। भाई कम से कम माता पिता का ऋण है, तुम 2 हो, 2 तो करो। व्हाट डज इट मीन ऑफ 1? आज चाइना उस पॉलिसी से बाहर आ गया है। आज चाइना इंसेंटिव दे रहा है 2 और 3 करने के लिए। तो किसी भी देश की डेमोग्राफी अगर बदलेगी, सब जगह आज पूरा वर्ल्ड डेमोग्राफी चेंज से परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया है, क्योंकि यहां की सरकारों ने 75 साल तक तुष्टीकरण, वोट बैंक के कारण इन चीजों को बढ़ावा दिया। अब उसको कुछ करेक्ट कर रहे हैं तो ये उनको फिर उकसाते हैं, तो इसलिए डबल टाइम ठीक करने में लग रहा है। सर इसी के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जैसे बात करते हैं, तो यूसीसी लेकर आना, उत्तराखंड पहला राज्य है जो यूसीसी लेकर आया। यूसीसी का चिंतन कब से स्टार्ट हुआ, इतिहास क्या है और यूसीसी की जरूरत क्यों है यूसीसी की? यूसीसी की पहले से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो आप बहस पढ़ेंगे तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर के सभी असेंबली के लोगों ने यूसीसी होना चाहिए, यूनिवर्सल सिविल कोड होना चाहिए, इसके बारे में मत व्यक्त किया। लेकिन नेहरू जी इस पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसको नहीं दिया और हिंदू कोड भी लेकर के आए। जबकि सबके लिए, जब एक सेकुलर कंट्री भी है तो ये तो यूनिवर्सल पर्सन लॉज तो सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए हर एक के लिए एक। और अगर करना ही है आपको, एक वर्ग को संतुष्ट करना है, तो फिर आप पूरा शरिया लागू करो ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ का क्या मतलब है? अब अगर आप लाए तो शरिया कानून लागू करो ना, फिर चोरी करने पर हाथ काटो, महिला को
से दुष्कर्म करने पर पत्थर मार करके मार दो, उसमें तो आप नहीं लागू करेंगे। तो तुष्टीकरण की राजनीति नेहरू के समय में शुरू तुष्टीकरण हुई। की राजनीति प्रारंभ से रही, नेहरू जी के समय से रही, और हर शासन में तुष्टीकरण के काम हुए हैं। नेहरू जी के समय हुए, इंदिरा जी के समय हुए, राजीव के समय हुए, और बाद में मनमोहन सिंह की सरकार में भी हुए। ऐसे अनेक कारण, लेकिन अब उसको दूर करने की धीरे धीरे कोशिश हो रही है। पर उस दौर के अंदर से चिंतन हो रहा था संघ में, पार्टी संघ में हमेशा चिंतन होता है। संघ राष्ट्र को सशक्त करने वाला संगठन 1925 से है, इस समय अपनी स्वर्ण जयंती काल में आया है। संघ का प्रादुर्भाव ही राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, भारत माता का परम वैभव के लिए, देश को परम वैभव पर ले जाने के लिए हुआ है, और हजारों लोगों ने अपनी आहुति इस यज्ञ में दी है, तब ये बढ़कर यहाँ तक आया है। 1999 में कहते हैं ना सर, शायद यूसीसी के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कर रही है और उसको कर रही है, उससे किसी का नुकसान नहीं है। जैसे 3 तलाक था, 3 तलाक में किसका नुकसान था? मुस्लिम बहनों का फायदा ही हुआ ना, जो प्रताड़ित होती थी। 3 तलाक है, हलाला है, किसी भी समाज में जो रिफॉर्म होने चाहिए वो होने चाहिए। हिंदू समाज में भी तो रिफॉर्म हुए ना। हमने सती प्रथा को बाय बाय कहा, बाल विवाह को बाय बाय कहा, विधवा विवाह को स्वीकार किया, तो रिफॉर्म होनी चाहिए ना। लेकिन कुछ जो कट्टरवादी है वो रिफॉर्म नहीं होने देते। सर रिफॉर्म, जैसे हिंदू समाज के अंदर रिफॉर्म की बात करते हैं, क्योंकि आप अग्रवाल समाज से आते हैं, मैं थोड़ा ये भी समझना चाह रहा था कि किस तरह से डायनेमिक्स प्ले करते हैं। जो रिफॉर्म होता है वो क्या उसका जेनेसिस, क्या उसकी शुरुआत हमारे जो सामाजिक संगठन है उससे होनी चाहिए, या कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर वो, या फिर वो पार्लियामेंट्री लेवल पर चेंज आना चाहिए? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर किसी भी सरकार को देश के सब नागरिकों के लिए कल्याणकारी सरकार वो होती है जो सबके हित के लिए सोचती है, राष्ट्र के लिए सोचती है, करती है। जैसे हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि हिंदू है कि मुसलमान है, कौन है। इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, उस पर ये थोड़ी है कि सब हिंदू चलेगा, ये तो नहीं है ना। कोई भी चीज कर रहे हैं, हमने 5 लाख तक का कैशलेस इलाज दिया, सबको दिया है। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें हमने कोई भेदभाव किया। पानी पहुंचाया, सबके यहाँ पहुंचाया। शौचालय बने तो सबके यहाँ बने। आप प्रधानमंत्री आवास मिले तो सबको मिले, जनधन के खाते खुले तो सबके खुले। तो जितनी सरकार की योजना, कल्याणकारी सरकार का ये काम है, अच्छे कानून बनाना, देश के हित में कानून बनाना, देश की सीमाओं की रक्षा करना, जन सबका विकास करना, रोजगार सृजन करना, यही तो सरकार के काम है। पर जो समाज है, हिंदू समाज के अंदर अगर कुछ बदलाव चाहिए, उसकी शुरुआत सामाजिक संगठनों से ही होगी, हमारे धार्मिक संगठनों से, या चिंतन हमेशा चलता रहता है? और ये हमेशा चलती है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे गंगा का जल बहता रहता है और वो शुद्ध होता रहता है, ऐसे ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो चीज़ आज आपको लगता है कि ये रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, 10 साल बाद लग सकता है इसके रिफॉर्म की जरूरत है। जैसे आज शुरू में आया, जनसंख्या बढ़ रही, हम लाए, प्रचार हुआ, हम 2 हमारे 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे। उसके बाद आ गया हम 2 हमारे 2, अब लोग 1 पर आ गए। फिर से 10 साल बाद के अंदर लोगों को सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि 1 बच्चे से काम नहीं चलता है। जनसंख्या भी एक मैन पावर भी जरूरी है सृष्टि को चलाने के लिए। तो फिर ये रिफॉर्म शुरू होगा कि हम 2 हमारे 2 या 3 बच्चे घर में अच्छे। मेरे ख्याल से वो हिंदू समाज के अंदर जो खासियत यही है कि हमारे अंदर एक सेल्फ करेक्शन ऑटोमेटिकली हमेशा सारा टाइम चलता रहता है। ये समाज इवॉल्व होता उदारवादी समाज है, और कहीं पर इसको लगता है कि हम गलत हैं तो ये अपने आप को करेक्ट करता है। बाकी जगह के लोग, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इस चिंतन पर चल के उनके यहाँ से जो फतवा जारी होता है या मस्जिद से जो बोल दिया है, और वो बोलने वाले का क्या चिंतन है, क्या उसका लेवल है, इससे मतलब उसको फॉलो करते हैं। आपकी नज़र में हिंदू समाज में डेमोग्राफी के अलावा कौन से और ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो हिंदू समाज फेस कर रहा है? फिलहाल तो सबसे बड़ा मुद्दा यही, लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो टाइम टाइम पर करेक्ट होते हैं। जैसे विवाह शादियों में ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, ये भी एक मुद्दा है। सर आप अग्रवाल समाज से हैं। हाँ, मैं तभी तो कह रहा हूँ, मेरा मानना है कि ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, सोशल वर्क चलनी चाहिए। अग्रवाल समाज तो इसके लिए भी जाना जाता है ना। बहुत मशहूर है। जो संपन्न वर्ग है, अंत्योदय की जो कल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की है, उसका कंसेप्ट यही है कि जो संपन्न है वो अपना हाथ नीचे की ओर बढ़ाए
और जो नीचे है वो अपना हाथ ऊपर की ओर बढ़ा के, वो जो ऊपर वाला हाथ है वो उसको पकड़ के ऊपर खींचे, ना कि टांग पकड़ के नीचे खींचे बड़े वाले का। दूसरे जो चिंतन है, चाहे कम्युनिज्म हो चाहे वो क्या कहते हैं, चाहे जो मजदूरी हो, मांग हमारी पूरी, वो संपन्न व्यक्ति की टांग खींच के उसको भी पीछे करते हैं। उसको भी पीछे करते हैं। उसके कारण क्या हुआ, बंगाल में कम्युनिज्म था। जिस बंगाल का मैन्युफैक्चरिंग में 24% कंट्रीब्यूशन था 47 में, आज वो 3% पर है, सब बंद हो गए, इसलिए हो गया। सर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की भी अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है, और मैंने अभी मेरी एक पुस्तक आने वाली है जिसका मैंने टाइटल रखा है द मोदी डिसरप्शन, और मैं 2014 को ऐसा वो एक फेज़ मानता हूँ कि जिसने पॉलिटी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, गवर्नेंस हो, उसके अंदर 2014 एक डिसरप्शन का फेज़ बनता है, क्योंकि उसके बाद एक मेजर बदलाव आया है। कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी उत्तराखंड से खास लगाव है। कोई ऐसी अर्ली फेज़ के अंदर कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन या उनका उत्तराखंड में आपने जो महसूस किया हो कि उत्तराखंड में उनकी रुचि कैसे है? क्योंकि केदारनाथ एक बढ़िया वो एक एपिसोड बताते हैं जिसके अंदर केदारनाथ के दौरान जब ये ट्रेजेडी हुई थी, वो पूरी ट्रेजेडी के अंदर ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू रिस्पॉन्ड। वो देहरादून पहुंच भी गए थे जब जैसे ये हुआ ये। मोदी जी अनेक वर्षों तक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रहे और वहाँ उन्होंने अपना स्वाध्याय किया, अपनी आराधना की। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं उत्तराखंड का महामंत्री संगठन था 2006 में, तो हमने वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति कराई, उसमें भी मोदी जी आए थे। अब वो 2002 में गुजरात गए और 6 तक वो देश में इतने प्रसिद्ध हो गया था गुजरात मॉडल, तो सबसे अधिक फोटो खिंचाने वालों की भीड़ मोदी जी के पास थी। उनके साथ फोटो खिंचा, आज भी लोगों के घरों में मुझे दिखाते, कहते भाई साहब उस समय आपने हमारी फोटो खिंचवा दी थी। 6 में हुआ है। 6 में। लेकिन विशेष रूप से लोगों के ध्यान में जब आया, जब 2013 की केदारनाथ आपदा आई, मैं उस समय महामंत्री था और आपदा का काम देख रहा था, क्योंकि मैं दोनों जगह था। पार्टी में महामंत्री था, ये आपदा का काम मुझे दिया गया था, और उधर दैवीय आपदा का मैं महामंत्री था। तो दोनों होने के कारण से जो हमारे कैंप के शिविर थे उनमें भी वो गए, लोगों को भोजन देने के उसके, और वो 3-4 दिन वहाँ रहे। उस समय की सरकार ने, केंद्र की सरकार के इशारे पर उनको जाने नहीं दिया आपदा में। लेकिन उस आपदा के लिए जो गुजरात से उन्होंने किट बना करके भेजी, वो अखबारों में भी छपा, वो सर्वश्रेष्ठ किट थी। उसमें नमक से लेकर के घी तक जो रसोई की चीज की आवश्यकता है आपदा वाले व्यक्ति को, मोमबत्ती से लेकर के टॉर्च तक, जूते से लेकर छाता तक, दाल से लेकर चावल, आटा, सब चीज उस किट में थी। उस किट को इतना बढ़िया मोदी किट के रूप में लोगों ने प्रशंसा की, यहाँ तक अखबारों ने छापा है कि क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, बहुत से कांग्रेस के नेता उस किट को अपने घर ले गए। तो जिस प्रकार से उन्होंने अपने स्टेट के लोगों को वहाँ से निकलवाया प्रयत्न करके, और उनको राहत सामग्री के भेजे, और उसके बाद उन्होंने ऑफर दिया सरकार को कि गुजरात हम ये जिम्मे लेते हैं केदारनाथ जी का पुनरुद्धार, क्योंकि ये देवभूमि है और सारे देश से लोग यहाँ आते हैं। कांग्रेस की सरकार ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब मोदी जी आए 14 में, तो उन्होंने जिम्मे लिया अपने, और बिना कोई सरकारी पैसा खर्च किए उन्होंने वहाँ का सारा पुनरुद्धार किया है। वैसे मेरे ख्याल से वो शुरुआत 2017 में हुई थी। 14 में 14 में शुरुआत हो गई। 14 में जब ये सरकार में आए जी, तभी इन्होंने शुरुआत कर दी 14-15 में। लेकिन सरकार का कोई पैसा नहीं लगा उसमें। CSR से सारा काम करा करके मोदी जी ने केदारनाथ का, और आज भी उत्तराखंड को सीमांत प्रदेश होने के कारण मोदी जी की सरकार में सबसे पहला काम हुआ, जिस गांव को अंतिम गांव कहते थे वो गांव प्रथम गांव बन गया, वाइब्रेंट विलेज हो गया, टूरिज्म बढ़ गया, वहां तक लोग जाने लगे। और केदारनाथ का इतना किया तो हमारा उत्तराखंड का टूरिज्म बढ़ा, नौजवानों को रोजगार मिला, लोग आए, डबल हमारा टूरिज्म हो गया। उसके बाद उन्होंने केदारनाथ में जब वो गुफा में
रहे वो रात में और ध्यान लगाया, तो उसके कारण केदारनाथ की पूरे विश्व में ब्रांडिंग हुई। वो गुफा पूरे साल भर बुक रहती है, जो लोग जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आज भी मोदी जी के उत्तराखंड से लगाव के कारण 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं। ऑल वेदर रोड, भारतमाला के अंतर्गत बॉर्डर पर सारे उधर रोड, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, इवन रेलवे जा रही है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन काफ़ी तेजी से काम हो रहा है। इस साल भी 4,600 करोड़ उसके लिए बजट में दिया है। 1974 से मांग थी हमारी जमरानी बांध की, कभी नहीं दिया किसी ने। 1974 से प्रधानमंत्री सिंचाई किसान योजना के अंतर्गत हमको जमरानी बांध मिला। हमारा कोई पैसा उसमें नहीं लगेगा, हमको सिंचाई का पानी भी मिलेगा और 63 मिलियन यूनिट बिजली भी मिलेगी। तो किसाऊ बांध है, जमरानी बांध है, सोंग बांध है, लखवाड़ बांध है, इस सबको मिला। टिहरी झील को टूरिज्म में कन्वर्ट किया। आज वहाँ पर शिकारा की तरह मूविंग होटल चल रहा है टिहरी झील में, तो टूरिज्म बढ़ा है। उसके लिए और अलग से प्लान बन रहा है। सर, टूरिज्म के अलावा और कौन सी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्या हैं उत्तराखंड में? टूरिज्म है और हमारा जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, तीर्थाटन जिसको कहते हैं, वो डबल हुआ है। और इस सब के कारण होम स्टे की डिमांड बढ़ी है, ट्रांसपोर्ट की डिमांड बढ़ी है, होटल्स की डिमांड बढ़ी है। तो जब कोई एक सेक्टर आगे बढ़ता है तो उससे एलाइड सेक्टर सारे आगे बढ़ते, नौजवानों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। 20 लाख रुपए तक का सरकार चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में लोन दे रही है युवकों को। तो इस प्रकार से महिलाओं को मुद्रा लोन मिल रहा है। 5 लाख तक हम कोऑपरेटिव में महिलाओं को बिना इंटरेस्ट के लोन दे रहे हैं। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा आप कौन से डोमेन में आप देखते हैं कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बनती हो उत्तराखंड में, इन्वेस्टर अगर आना चाहे? नहीं, इन्वेस्टर अभी हमारी जो इन्वेस्टर्स मीट हुई थी उसमें करीब 1.25 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट आए थे, 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग हो चुकी है, ग्राउंड पे काम हो रहा है। तो इंडस्ट्री हमारे यहाँ फार्मा का हब है, ऑटो का हब है, तो सारी इंडस्ट्री वहाँ बढ़ रही है। फिर हमारे यहाँ आयुर्वेद के मेडिसिन का हब बना हुआ है। हब है। तो इस प्रकार से सारी इंडस्ट्री में भी, एग्रीकल्चर में, ऑर्गेनिक में, बागवानी में और मिलेट्स में, हमारे मोदी जी ने मिलेट्स को इंटरनेशनल बना करके, जिसको कोई खरीदता नहीं था पहले, आज वो 7 स्टार 5 स्टार होटल की डिश बन गई और सरकार भी उनको अच्छे प्राइस पर खरीद रही है। सरकार का भी सपोर्ट है। उत्तराखंड ना सर थोड़ा बहुत इनफेमस भी रहा है ना माइनिंग से रिलेटेड और उनसे रिलेटेड मुद्दों से। ये सब लोग कहते रहते हैं, लेकिन पहली बार सरकार ने, देखिए माइनिंग ऐसी चीज़ है जो ये कंटिन्यूस नहरें हैं तो स्टोन आएगा ही आएगा। स्टोन आएगा, अगर आप उसका खनन नहीं करेंगे तो नदियों का लेवल बढ़ जाएगा, रुख बदल जाएगा। नदी अपने जो उसका स्वतः प्रवाह है उससे रास्ता बदल लेगी। तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। पहली बार उत्तराखंड की सरकार में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन का रेवेन्यू डबल हुआ है। 800 करोड़ के करीब रेवेन्यू पहुंच रहा है। इस साल हो सकता है 1000 करोड़ हो जाए। तो काम ईमानदारी से हो रहा है तो रेवेन्यू बढ़ रहा है ना। खनन पहले भी होता था, पहले लोगों की जेब में जाता था। और उत्तराखंड सर मुख्यमंत्री क्विकली चेंज करने के लिए भी पॉपुलर है कि जो एक पर 10 और रह जाते हैं, फिर उसके एक बार भारतीय जनता पार्टी आती है, फिर कांग्रेस आती है, फिर भारतीय जनता पार्टी आती है। ये बदलाव बीजेपी के आने की वजह से हुआ, इन रिसेंट ईयर्स हुआ। क्या आपकी नज़र में, वैसे तो एक पार्टी की एक परंपरा है, संघ की एक परंपरा है, संगठन की एक परंपरा है कि जो लीडरशिप बोलती है वो सभी व्यक्ति कार्यकर्ता के तौर पे मानते हैं और उसी हिसाब से अपना काम आगे करते हैं। पुष्कर धामी जी का एलिवेशन आप कैसे देखते हैं? पुष्कर धामी जी का एलिवेशन बहुत अच्छा है। एक यंग लीडर के रूप में वो आए हैं और उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। नकल विरोधी कानून सबसे पहले और सबसे सख्त उत्तराखंड ने बनाया पुष्कर धामी के उसमें। यूसीसी हम लेकर के आए, पुष्कर सिंह धामी लेकर के आए।
और करप्शन पर भी कंट्रोल किया है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चुस्त दुरुस्त किया है। इसी कारण वो 8 महीने पहले मुख्यमंत्री बने थे चुनाव से। और जब लोग कह रहे थे, बड़े बड़े सर्वे करने वाले, बड़े बड़े ओपिनियन पोल कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, पहली बार उस मिथक को तोड़ा है। सरकार बनी और बहुत अच्छे बहुमत से बनी। उसके बाद जितने चुनाव हुए, चाहे वो उपचुनाव हुए, चाहे वो अभी नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, नगर निगम के 11 में से 10 निगम हम जीते हैं। एक भी जो जीता है वो हमारा ही बागी है। यानी कांग्रेस को इससे पहले के चुनाव में 2 नगर निगम कांग्रेस ने जीते थे, इस बार एक भी नहीं जीती। नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, हरिद्वार में हम कभी जिला पंचायत और नगर उसमें जिला पंचायत में और ब्लॉक में नहीं आते थे। इस बार हमारे 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध बने हैं। जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्विरोध हमारा बना है। कोऑपरेटिव में सब चेयरमैन हमारे बने हैं। तो संगठन की स्वीकार्यता, विचार धामी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। सभी का योगदान है उसमें, लेकिन लीडरशिप को तो जिसके हाथ में फ्लैग है, क्रेडिट तो उसी को देना पड़ेगा। इस बीच में सर जो इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड हो रहा है, जो वक्फ का भी बात करते हैं, चाहे मज़ारें आ गई हों, उसके बारे में क्या कोई एक्शन, एनी डेटा पॉइंट के एक्चुअली उत्तराखंड के अंदर कितनी ऐसी मज़ारें हैं जिनको चेंज किया सरकार को ले लेना चाहिए, जो से इलीगल ऑक्यूपेशन हुई है? पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने उनके दृढ़ निश्चय के कारण 800 से 1000 के बीच में इल्लीगल मज़ारें हटाई हैं। अतिक्रमण पर कोई भी समझौता नहीं होगा। अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम समय समय पर दिखाई देता है। कोई भी प्रयास करता है उसको निष्फल किया जाता है। तो इल्लीगल और उत्तराखंड में सख्त भू कानून भी लाने की तैयारी सरकार कर रही है। हम ही यूसीसी हमने लागू कर दिया है। तो इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से बीजेपी की धामी जी के नेतृत्व में सरकार एक बहुत अच्छा काम कर रही है। एक सर मुद्दा ऑफ्टन उठता भी है, जो साउथ की डिबेट्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, नॉर्थ के अंदर अभी उसके ऊपर डिस्कशन काफ़ी चल रहा है कि हिंदू टेम्पल्स को गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री किया जाए। इसमें उत्तराखंड की क्या राय है या आपकी निजी क्या राय है, या हिंदू टेम्पल्स की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वो इस विषय पर देखिए, मैंने पहले कहा समान कानून सबके लिए होना चाहिए। अगर सरकार के नियंत्रण में मंदिर है तो मस्जिद भी होने चाहिए, गिरजाघर भी होना चाहिए, अन्य पूजा स्थल भी होने चाहिए, और नहीं तो हर धर्म को अपने हिसाब से उसको व्यवस्था करने का काम मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी इस पर व्यापक स्टेक होल्डर से सबसे बात करके फिर कोई इस विषय पर हो सकता है। समाज में इसके लिए अवेयरनेस भी चाहिए, समाज में इसके लिए स्वीकार्यता भी चाहिए, समाज को इसको अडॉप्ट करने की ताकत भी चाहिए, और सरकार भी इसमें अपना चिंतन मनन के बाद सबसे बात करके कोई रास्ता तय करेगी। अब सर दो, क्योंकि समय भी मैंने आपको काफ़ी लिया, 2 टॉपिक्स पे है। आपका संसद में आना, आपका एलिवेशन है, वो कैसे, वो एक कोई, मैं चाहता हूँ कि रोचक कहानी हो, इसके अंदर मैं कोई ढूंढ रहा हूँ रोचक कहानी, तो वो वो कैसे हुआ था? देखिए, मेरा 2-3 चुनाव में विधानसभा में कंसिडरेशन हुआ, नहीं मिला। लोकसभा के 2-3 चुनाव में कंसिडरेशन हुआ, नहीं मिला। लेकिन मैंने कोई उस प्रकार के प्रयत्न नहीं किए। मैं संगठन का कार्यकर्ता रहा। संगठन में काम करते करते जो काम मिल जाए, ये मैंने सूत्र बनाया, और ये डॉक्टर नित्यानंद जी के कहना चाहूँ मेरे ऊपर जो उनका आशीर्वाद प्रभाव रहा, उससे मैंने सीखा कि काम करते करते जो मिले वो अच्छा है, जो ना मिले वो उससे भी अच्छा है, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा है। तो जब मुझे नहीं मिला तो मैं कभी निराश, हताश, कुछ नहीं हुआ कि सब लूट गया, कुछ नहीं। संगठन जो मुझे जिम्मेदारी देता रहा, मैं उसको, उसमें भी मेरा ये रहा कि अगर मुझे संगठन कार्यालय में झाड़ू लगाने की भी जिम्मेदारी देता है, तो वो भी झाड़ू ऐसी लगनी चाहिए कि कोई देख कर कहे कि किसी ने झाड़ू लगाई है। परफेक्शन होना चाहिए उस काम में। काम कौन सा है ये तो महत्व का नहीं है। काम तो कोई किसी को मिलेगा, कोई किसी को मिलेगा, कोई किसी को मिलेगा, लेकिन जो काम मिला वो परफेक्शन से होना चाहिए। इसलिए मैं 7 साल संगठन मंत्री रहा, 7 साल महामंत्री भी रहा, और जब जो 2019 में 5 सीटें तब भी आई, 14 में भी आई,
तब मैं कार्यकारी अध्यक्ष भी रहा। तो निरंतर कोई ना कोई संगठन ने मुझे काम दिया और उसको मैंने अपनी योग्यता, क्षमता और मेहनत से जितना मैं कर सकता था मैंने करने का प्रयास किया। और मुझे लगता है संगठन ने आकलन किया और नवंबर 2020 से मुझे राज्यसभा में भेजा। कैसे फोन किसका आया था आपके पास? सबसे पहले आपको किसने बताया? राज्यसभा का हाँ, आपके पास फोन किसका आया कि भाई? सबसे पहले मेरे प्रदेश अध्यक्ष का फोन आया। इसकी भी रोचक कहानी और बता दूं। जब चल रहा था तो लोगों ने मुझे, मेरे मित्रों ने कहा सबने कि आपको एक बार दिल्ली जाना चाहिए। मैं दिल्ली आया। मैं यहाँ 3 दिन रहा। मैंने आदरणीय नड्डा जी का समय मांगा, महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी का समय मांगा, अमित भाई का समय मांगा, मुझे किसी का समय नहीं मिला। तो मैं थोड़ी निराशा लेकर के वापस चला गया कि नहीं होना है, चलो जो है ठीक है, कोई बात नहीं, ये मान गया कि भाग्य नहीं है। और समाचार भी ये मिल रहे थे, कभी आ रहे थे कि वही केंद्र ने कहा है महिला का नाम भेजो, केंद्र ने कहा है अनुसूचित जाति भेजो, केंद्र ने कहा ये करो वो करो, ऐसा सुन रहे थे। लेकिन अनाउंसमेंट होने के समय करीब 1 घंटा पहले मुझे मेरे प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत थे, उन्होंने पूछा कहाँ हो? मैंने कहा मैं अपने घर पर हूँ। कहने जरा यहाँ आ जाओ। मैं उनके कोठी पर गया। उन्होंने मुझे कहा किसी को बताना मत, तुम्हारा हो गया है। मैंने कहा जब हो गया तो मुझे बताने की क्या जरूरत है, अपने आप पार्टी बताएगी। हो गया। 1 घंटे बाद अनाउंसमेंट हो गया। बहुत बढ़िया सर। और ये तजुर्बा कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जो विषय है प्रदेश से संबंधित, समस्याओं से संबंधित, क्वेश्चन आवर में, क्वेश्चन के रूप में, 0 आवर में, स्पेशल मेंशन में, वो भी उठाए हैं। डिबेट्स में भी भाग लिया है। पार्टी ने मुझे जुलाई 2023 शायद 2023 में नेशनल को ट्रेजरर बनाया, तो उसमें भी काम कर रहे हैं। अभी पार्टी ने हमको नेशनल को रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी, जो हमारे संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं जिसमें बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का है, वो जिम्मेदारी दी है। इससे पहले लोकसभा प्रवास योजना, जो हमारी लोकसभा के समय 150 सीटें पार्टी ने छाटी थी, जो कमज़ोर थी, जिनमें हम कभी जीते ही या कभी जीते कभी हारे, तो उसमें भी 5 राज्यों की 29 सीटों पर काम मैंने 1.5 साल प्रवास किया, गया आया मैं। तो इस प्रकार से अभी अटल जी की जन्म तिथि की शताब्दी मना रही है पार्टी, उसकी भी मैं केंद्रीय टोली में हूँ। 7-8 राज्यों को आपस में काम में बंटवारा किया है तो है। तो इस तरह से पार्टी के संगठन के काम साथ साथ चलते हैं। इस सफ़र में आपके जो स्टैंडिंग कमेटी में पहले एक में था, लेबर, टेक्सटाइल और स्किल डेवलपमेंट में। अब उसके साथ साथ डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी में भी हूँ इस साल, और कोऑपरेटिव की कंसल्टेटिव में हूँ, जम्मू के एम्स के गवर्निंग बॉडी में हूँ, वाइल्ड लाइफ में हूँ। तो ऐसे पार्टी संगठन के, सरकार के जो काम होते रहते हैं, जहाँ काम करने को मिलता है वहाँ करते हैं। पर इस सफ़र में जो सामाजिक संगठन है या समाज के जो इकाइयाँ होती हैं, उसकी कोई भागीदारी रही आपकी जर्नी में? तो जैसे आप अग्रवाल समाज से हैं, तो क्या आप अग्रवाल समाज के भी जो बनिया समाज के जो संगठन होते हैं, चाहे नहीं, उनमें भी मैं सब में जाता हूँ। मेरा मैं कुल मिला के कहना होता है कि समाज, अंबेडकर जी ने जो कहा है, संगठित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, ये हर समाज पर लागू होता है। हर समाज को संगठित रहना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और संघर्ष भी करना चाहिए, कहीं सामाजिक मूल्यों से छेड़छाड़ होती है तो इसको लेकर के। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ, जिस समाज में भी जाता हूँ जहाँ भी, कि हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए नेशन फर्स्ट। हमारे किसी क्रियाकलाप से राष्ट्र का नुकसान नहीं होना चाहिए, और किसी नुकसान की भरपाई हो जाएगी। नेशन फर्स्ट ये रखेंगे तो फिर कोई दुविधा नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक सर एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज वो यंग जनरेशन के लिए भी है, क्योंकि चाहे एजुकेशन सिस्टम बोलें या मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की बदौलत बोलें या बढ़ते वेस्टर्नाइजेशन की वजह से बोलें, कई सारे चैलेंजेस यंग जनरेशन भी फेस कर रही है। और उन सारे चैलेंजेस का एक, अगर मेरे ख्याल से आपने वो सार ही निकाल दिया, अगर आप राष्ट्र सर्वोपरि रखेंगे तो मोटा मोटी बाकी सारे मुद्दे भी धीरे धीरे सेट हो जाएंगे। विद दिस सर, आई थिंक
आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपके समय के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहूँगा कि ऑफ कैमरा भी ये चर्चा चलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस एपिसोड सर। धन्यवाद, नमस्कार।